दुनिया की अर्थव्यवस्था में अभी कुछ ऐसा बन रहा है जो पिछले कई दशकों में बहुत कम बार हुआ है। और इतिहास गवाह है, जब भी ये चीज बनी है, ज्यादातर लोग डर गए हैं। उन्होंने पैनिक में गलत फैसले लिए, अपना पैसा गलत जगह लगाया, और कई लोगों ने अपनी सालों की बचत तक गंवा दी। लेकिन उसी समय कुछ लोगों का एक छोटा सा ग्रुप चुपचाप जिंदगी बदल देने वाली दौलत बना रहा था, बिना शोर के, बिना हेडलाइंस में आए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज 2026 में वैसी ही कई चीजें फिर से एक साथ दिखाई देने लगी हैं। लगभग वैसे ही पैटर्न्स, वैसे ही इकोनॉमिक सिग्नल्स और वैसा ही अनसर्टेनिटी वाला माहौल। अब सवाल ये नहीं है कि इकोनॉमी में कुछ बड़ा हो रहा है या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है, जब अगले कुछ साल बाद लोग पीछे मुड़कर इस दौर को देखेंगे, तो आप किस कैटेगरी में होंगे? घबराने वालों में या तैयार रहने वालों में? लेकिन इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं यहां आपको डराने नहीं आया। ना मैं आपको गोल्ड बेचने वाला हूं, न क्रिप्टो, ना कोई कोर्स। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतिहास का एक पैटर्न दिखाना चाहता हूं। मैं आपको बताऊंगा अतीत में क्या हुआ था, उस समय स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने क्या किया, और आज 2026 में कौन सी चीजें सरप्राइजिंगली उसी दिशा में जाती दिख रही हैं। क्योंकि सच ये है, हिस्ट्री एग्जैक्टली रिपीट नहीं होती, लेकिन पैटर्न्स अक्सर रिपीट होते हैं। और जो लोग पैटर्न्स को जल्दी पहचान लेते हैं, वो अक्सर सबसे बड़ा फायदा उठाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चलिए अब इस पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले आपको एक इकोनॉमिक टर्म समझनी होगी। ये वही चीज है जिसने 1970 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला गया था, और आज फिर से एक्सपर्ट्स उसी वर्ड को यूज करने लगे हैं। उस टर्म का नाम है स्टैगफ्लेशन। अब ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। स्टैगफ्लेशन मतलब एक साथ तीन बुरी चीजों का होना। पहली, महंगाई तेजी से बढ़ रही हो। दूसरी, इकोनॉमी स्लो हो रही हो। और तीसरी, जॉब्स कम होती जा रही हों। यानी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, लेकिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मली सरकार जिन तरीकों से एक समस्या ठीक करती है, वही दूसरी समस्या को और खराब कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम करे, तो इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। अगर इन्फ्लेशन रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएं, तो बिजनेस स्लो हो जाते हैं और जॉब्स जाने लगती हैं। यानी इकोनॉमी एक तरह के ट्रैप में फंस जाती है। और पिछली बार जब अमेरिका इस ट्रैप में बुरी तरह फंसा था, तब 1970s चल रहा था। अब सवाल है, आज अचानक लोग फिर से उसी दौर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2026 में कुछ चीजें सरप्राइजिंगली वैसी ही दिखने लगी हैं। और जब आप उन्हें एक साथ जोड़ते हैं, तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग बनती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1971 में। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने यूएस डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया। अब इसका मतलब क्या था? पहले सिस्टम ऐसा था कि सरकार जितने डॉलर सर्कुलेशन में रखती थी, उतना गोल्ड रिजर्व में होना जरूरी था। लेकिन निक्सन ने वो कनेक्शन तोड़ दिया, और उसके बाद सरकार थ्योरेटिकली जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती थी। और हुआ भी यही। धीरे धीरे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने लगी, मनी सप्लाई तेजी से बढ़ी। और जब मार्केट में अचानक बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, तो इवेंचुअली प्राइसेस बढ़ने लगती हैं, यानी इन्फ्लेशन। फिर 1973 में मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध हुआ, और उसके बाद ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों ने अमेरिका और उसके एलाइज को ऑयल सप्लाई रोक दी। अब यहां एक चीज समझो, ऑयल सिर्फ पेट्रोल तक लिमिटेड नहीं है। ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, फूड सप्लाई चेन में है। लगभग हर चीज में इनडायरेक्टली ऑयल यूज होता है। तो जब ऑयल प्राइसेस अचानक एक्सप्लोड हुए, तो पूरी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ने लगी। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, प्रोडक्ट्स महंगे, और इन्फ्लेशन डेंजरस लेवल तक पहुंच गया। उस समय अमेरिका में इन्फ्लेशन कुछ सालों में डबल डिजिट्स तक चला गया था। अब इन्फ्लेशन रोकने के लिए फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स अग्रेसिवली बढ़ाने शुरू किए। इतने ज्यादा कि कुछ समय बाद रेट्स 20% के आसपास पहुंच गए। इमेजिन करो, 20% इंटरेस्ट रेट्स। लोन्स एक्सपेंसिव हो गए, बिजनेस स्लो हो गए, हाउसिंग मार्केट दब गया, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। यानी इन्फ्लेशन भी थी, स्लो इकोनॉमी भी थी, और जॉब्स क्राइसिस भी। यही था स्टैगफ्लेशन। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। आज 2026 में लोग सडनली उसी दौर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ सिमिलर चीजें फिर से हुई हैं। पहला पैटर्न, मनी प्रिंटिंग। 2020 के बाद पूरी दुनिया ने इकोनॉमी बचाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा स्टिमुलस देखा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिस्टम में डाले गए। सेंट्रल बैंक्स ने मैसिव लिक्विडिटी क्रिएट की। लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट मिला। गवर्नमेंट्स ने अग्रेसिवली स्पेंडिंग की। और इसके कुछ समय बाद इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगी।
2022-2023 में कई देशों में इन्फ्लेशन डेकेड्स के हाईएस्ट लेवल पर चली गई। अब दूसरा पैटर्न, ऑयल और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। मिडिल ईस्ट टेंशंस, शिपिंग डिसरप्शंस, एनर्जी अनसर्टेनिटी, इन सब ने ऑयल मार्केट को अनस्टेबल बना दिया। और हिस्ट्री हमें क्या बताती है? जब ऑयल प्राइसेस अग्रेसिवली मूव करती हैं तो पूरी इकोनॉमी प्रभावित होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव होती है और इवेंचुअली कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ते हैं। अब तीसरा पैटर्न, इकोनॉमिक स्लोडाउन सिग्नल्स। कई इकोनॉमीज में हायरिंग स्लो हुई, लेऑफ्स बढ़े, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस नीचे आईं और इसी वजह से कई इकोनॉमिस्ट फिर से वही पुराना शब्द यूज करने लगे, स्टैगफ्लेशन। अब मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री एग्जैक्टली सेम रिपीट होगी। ऐसा कभी नहीं होता। 2026 1970 नहीं है। टेक्नोलॉजी अलग है, एआई मौजूद है, ग्लोबलाइजेशन अलग लेवल पर है, एनर्जी सिस्टम्स अलग हैं, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर के कुछ पैटर्न्स सरप्राइजिंगली सिमिलर लग रहे हैं। और यही रीजन है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस समय बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, पिछली बार जब ऐसा माहौल बना था तब इन्वेस्टर्स के साथ क्या हुआ था? चलो इमेजिन करते हैं 3 अलग अलग लोगों को। तीनों हर महीने इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन सोच अलग थी। पहला इन्वेस्टर, उसने पैनिक किया। उसने मार्केट अनसर्टेनिटी देखकर अपना पैसा कैश में रखा। उसे लगा कम से कम पैसा सेफ रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो कैश साइलेंटली वैल्यू खोता रहता है। बाहर से अमाउंट सेम दिखती है, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर कम होती जाती है। यानी टेक्निकली पैसा बचा रहता है, लेकिन असल में वेल्थ घट रही होती है। दूसरा इन्वेस्टर, उसने सिर्फ फियर एसेट्स चेस किए। जब गोल्ड तेजी से बढ़ा, वो पूरी तरह गोल्ड में चला गया। शॉर्ट टर्म में उसने अच्छा रिटर्न देखा, लेकिन बाद में जब कंडीशंस बदलीं तो वही एसेट अंडर परफॉर्म करने लगा। यहीं बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। वो समझते हैं जो एसेट आज ऊपर जा रहा है वो हमेशा ऊपर जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉन्टेक्स्ट। कोई चीज क्यों बढ़ रही है और वो रीजन कब खत्म हो सकता है। तीसरा इन्वेस्टर सबसे इंटरेस्टिंग था। उसने पैनिक नहीं किया, उसने पैटर्न समझे। उसने इकोनॉमी में पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है ये ऑब्जर्व किया और फिर उसने पेशेंस रखा। यही लोग इवेंचुअली सबसे ज्यादा वेल्थ बनाते हैं, क्योंकि वेल्थ अक्सर हेडलाइंस देखकर नहीं बनती, हेडलाइंस बनने से पहले बनती है। अब यहां 2026 वाला हिस्सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आज पैसा एग्जैक्टली कहां जा रहा है ये बहुत लोग अभी नोटिस भी नहीं कर रहे। पहला बड़ा एरिया, एनर्जी। जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो एनर्जी कंपनी सडनली बहुत प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है और आज भी एनर्जी सेक्टर फिर से अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा बड़ा एरिया, डिफेंस और एरोस्पेस। जब ग्लोबल टेंशन्स बढ़ते हैं तो कंट्रीज डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाती हैं और इसका फायदा उन कंपनीज को मिलता है जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट्स, सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं। तीसरा और शायद सबसे पावरफुल एरिया, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहां बहुत लोग सिर्फ एआई एप्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी कहां जा रही है? उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एआई को चलाता है। डेटा सेंटर्स, पावर सिस्टम्स, सेमीकंडक्टर्स, कूलिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, उसे चलाने के लिए मैसिव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और यही जगह है जहां अगले कई सालों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जा सकते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। 1970s का सबसे बड़ा लेसन क्या था? लेसन ये नहीं था कि गोल्ड खरीदो। लेसन ये भी नहीं था कि स्टॉक्स हमेशा बेस्ट हैं। असल लेसन ये था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझो और समझो कि उस एनवायरनमेंट की वजह से कैपिटल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्योंकि पैसा हमेशा कहीं ना कहीं जाता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या आपको वो डायरेक्शन जल्दी दिखाई दे रही है या नहीं? और यहां एक बात ऑनेस्टली कहूं, किसी को फ्यूचर परफेक्टली नहीं पता। एक्सपर्ट्स भी गलत होते हैं, मार्केट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जियोपॉलिटिक्स अचानक बदल सकती है। अब मैं आपको एक आखिरी बात बताकर खत्म करना चाहता हूं। सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? कुछ भी ना करना, बस पैसा पड़ा रहने देना और अज्यूम करना कि सब ठीक रहेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन इनविजिबल होती है, वो धीरे धीरे वेल्थ खाती है, साइलेंटली। और कई लोग ईयर्स बाद रियलाइज करते हैं कि उनका पैसा बढ़ा जरूर, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पावर नहीं बढ़ी। इसलिए अभी सबसे जरूरी चीज क्या है? अवेयरनेस। समझना कि दुनिया में क्या बदल रहा है, कौन से सेक्टर्स सडनली इंपॉर्टेंट हो रहे हैं और कौन सी चीजें सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप हैं। क्योंकि आने वाले कुछ साल बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं और हिस्ट्री गवाह है, ऐसे समय कुछ लोगों के लिए क्राइसिस बनते हैं और कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज। बस फर्क इतना होता है किसने समय रहते पैटर्न्स देख लिए थे। बाकी हमेशा की तरह ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें।
और अगर आपको ऐसी डीप इकोनॉमिक वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।